झगड़ी मारी थी। टीवी के पर्दे पर मां बहन की गालियां सवाल उठाती हैं कि बहस के नाम पर तमाशा दिखाने में नीचे गिरने की अब कौन सी हद बाकी रह गई। झगड़ी मारी थी। क्योंकि अगर हम जैसे लोग खुलकर नहीं बोलेंगे ना तो ये चीन और पाकिस्तान के समर्थक आगे निकल जाएंगे। इनको रोकने की बहुत जरूरत है। जनरल गुरमीत सिंह जी, अभी तक आपकी हजामत नहीं की है। मैंने की है क्या? हजामत नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि आपकी हजामत अपनी जबरदस्ती करेंगे। मैं तो सिर्फ सवाल पूछूंगा। तुम चीन के सामान की तरह तुम नकली हो। मुझे शक है कि तुम असली नहीं, तुम नकली भारतीय हो। बिल्कुल नकली नहीं हो। तुम नकली भारतीय हो। तुम भारतीय नहीं, असली भारतीय नहीं हो। सरकार मैं कह रहा हूं, मैंने बोल दिया। अब सुधांशु त्रिवेदी डिबेट को आगे ले जाएंगे। नकली भारतीय हो तुम। 62 में खून देना चाहते थे तुम। अरे तुमने तो सिर्फ सेना को गाली दी है। गाली सेना के नाम तुम्हारी गंदी जुबान से क्यों निकलती है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। और चीन के चमचों, तुम्हारे पास भी दो ही रास्ते हैं, या तो सुधर जाओ या निकलो देश से बाहर। चीन से तुम्हारी दिहाड़ी मिलना बंद हो गया है। चीन से तुम्हारी दिहाड़ी होती है, तुम्हें दिहाड़ी मिलती है। चीन से दिहाड़ी नहीं मिल रही तुम्हें। कि तुम कभी सीधी नहीं होती है, तो दैट्स नॉट फॉर। वो तो दिख ही रहा है। आई एम नॉट सेइंग मिस्टर पात्रा, प्लीज वो तो दिख ही रहा है कि सीधी नहीं हो रही है। अब हम यहाँ चालू करेगा पॉलिटिक्स का बिजनेस। हम दिखा हिंदू कभी आतंकवाद करे, ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? वहाँ अंधभक्तों को बुलावे पलट है और यहाँ भक्त खुद ब खुद आवत है। और यहाँ भक्त आपके आगे झुकता है। पॉलिटिक्स वाला बिजनेस कर रहा है, धर्म का बिजनेस, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी समझ गया है कि जो डर गया सो मंदिर गया। मोदी जी के कामों पर सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। कौन हो आप? कभी महंगाई कम कर दोगे तो कभी रोजगार दिलाओगे तो कभी कहते हो कि विरोध क्यों कर रहे हो। अरे कैसे ना करूं मैं आपका विरोध? अरे क्यों ना करूं मैं आपका विरोध? नमस्कार, आज का विषय है देशभक्ति का नया संस्करण, गाली गलौज। अब देशद्रोह तो थोड़ा पुराना हो चुका है और गाली भी किस तरीके से दिया गया अभी आपने सुना, जिसमें से कि एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी और बाकी लोग हैं, आप लोग पहचानते होंगे। नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूं और मुझे लगता है कि इन लोग को, ऐसे लोगों को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। यहाँ जो मैंने कुछ जो फुटेज दिखाए हैं वह सिर्फ यह बताने के लिए है कि देशभक्ति जो है भारत में किस स्तर तक पहुँच चुका है। आइए अब बात आगे शुरू करते हैं। लोगों के एक थोड़ा सा तैयारी करके आया हूँ, इसलिए लिखा हुआ है, कई बार नीचे भी देखना पड़ता है। लोगों ने एक विशेष समूह के मीडिया को भक्त मीडिया कहना शुरू किया। उसके बाद लोगों ने उसको गोदी मीडिया कहना शुरू किया। गोदी मीडिया क्यों? क्योंकि ये मोदी से गोदी बना है, इसलिए क्योंकि इनका जो मुख्य लक्ष्य था मोदी को ईश्वर मान करके, उनको आराध्य मान करके उनकी पूजा करना। और हम देखते हैं कि जो धर्मांध लोग होते हैं वो अपनी आराध्य देवता को या ईश्वर की बुराई नहीं सुनना चाहते, चाहे वो वैलिड ही क्यों ना हो। इसके बहुत अगर हम इतिहास में जाए तो रेनेसा की शुरुआत यहीं से हुई थी। लोगों ने ईश निंदा शुरू की थी और लोगों ने चर्च और बाइबल पे सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। हालांकि अब वो मानते हैं कि चर्च और बाइबल पे सवाल उठाना जरूरी था, इसी के कारण वहाँ पे पुनर्जागरण हुआ। लेकिन हमारे यहाँ नए नए देवता पैदा होते रहते हैं और उसी का नतीजा है गोदी मीडिया। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि मोदी के लोगों ने मंदिर ही बना दिया और लोग उसमें पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। इन्हीं व्यवस्था से भारत के जनमानस के एक समूह
जो मीडिया समूह है उसको गोदी मीडिया कहना शुरू किया, क्योंकि इनका मुख्य जो काम वही था, जैसा कि हमने बताया, कि मोदी जी का गुणगान करना, उनको ईश्वर मान करके, आराध्य मान करके उनकी पूजा करना, और ये ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब किसी मार्केट में कंपटीटर की संख्या बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा की संख्या जब बढ़ती है, तो लोगों में होड़ लग जाती है अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि भक्ति का क्षेत्र भी हो। तो इस तरह जो भक्त है वो ये उनमें एक होड़ लग जाती है साबित करने के कि सबसे बड़ा भक्त कौन है और इसके लिए वो क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकता है। यहाँ जो है पुराने ज़माने भी हम लोगों ने जो पुरातन कथाएं हैं, कहानियां हैं, पूरी दुनिया की हम लोग पढ़ते हैं कि लोग अपने आराध्य को खुश करने के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या करते थे, लोग बर्फ वाली हिमालय तक में चले जाते थे। लेकिन यहाँ दूसरा, यहाँ पे मीडिया की बात हो रही है, तो लोग हद से हद नीचे गिरते जा रहे हैं और यही उनकी बड़प्पन है। जो जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा, जो जितना किसी को गाली देगा, जो जितना किसी को देशद्रोही कहेगा, जो जितना किसी को जलील करेगा, जो जितना किसी को बेइज्जत करेगा, वह उतना ही बड़ा देशभक्त कहलाएगा आज के तारीख में। कुछ और न हो, अगर आपसे मीडिया से सवाल किया जाता है, मीडिया छोड़ दीजिए, अगर हम सरकार से सवाल करते हैं तो कह दिया जाएगा पाकिस्तान चले जाइए, या फिर आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, आप आईएसआई के एजेंट हैं, तो आप आतंकवादी हैं, तो टेररिस्ट हैं। और आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है कि आप चीनी एजेंट हैं, आपको चीन से पैसा मिलता है, आप चीन के लिए काम कर रहे हैं। अर्थात सरकार से सवाल करने का जो एक बेसिक मौलिक अधिकार है, उससे भी ये मानने को तैयार नहीं है। और जो भक्त लोग हैं वही है कि जितना ज़्यादा जलील करेंगे, ये उनकी नज़र में उतना ही ज़्यादा देशभक्त वो कहलाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई गैंगस्टर का मेंबर है तो जो जितना ज़्यादा क्राइम करेगा, उसकी जो उस गैंगस्टर का समूह है उसमें ज़्यादा ऊपर उठते जाएगा। हम कह सकते हैं गैंगस्टर का जो काम है वो कहीं से समाज के भलाई के लिए नहीं है, और जो बढ़िया से बढ़िया गैंगस्टर होगा, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुख्यात क्राइम किया होगा। यही मीडिया का हाल है। आपने कुछ फुटेज में अभी आपने देखा भी होगा। इसलिए जब भक्तों की संख्या बढ़ती गई, होड़ बढ़ते गया, तो खुद को सबसे बड़ा भक्त कहलाने के चक्कर में ये नीचे गिरते चले गए, और इस हद तक नीचे गिरते चले गए कि आपने जीडी बख्शी को सुना ही होगा कैसे कैसे गालियां दे रही हैं। इस गाली में एक दूसरा पक्ष भी है कि भारतीय जो मानसिकता है, वो अधिकतर जो गालियां हैं वो महिलाओं से संबंधित हैं। इसका एक ये भी अर्थ हुआ कि महिला जो है एक दोयम दर्जे का प्राणी जो है कुछ लोग मान रहे हैं और उसके हेय दृष्टि से देख रहे हैं। गाली गलौज आप देख लीजिए, अगर घटिया से घटिया कर गाली की मैं बात करूं तो उसमें महिला जाहिर से बात है इंक्लूडेड होगी। हाँ, ओके, अभी आप कुछ फोटोज देख सकते हैं। यहाँ तक कि जब 2000 का नोट नया नया आया था तो लोगों ने कहा कि इसमें सैटेलाइट लगा हुआ है, तो बाबा रामदेव जी उससे पहले कह रहे थे कि डॉलर 30 रुपये हो जाएगा, पेट्रोल 30 रुपये हो जाएगा। और आप पेपर कटिंग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे घूम रहा था चुनाव की, आई थिंक 1 साल पहले 2013 में, आज भी वो घूमते रहता है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये क्या ये भक्ति है? इसे हमें समझने की ज़रूरत है। ये भक्ति नहीं है, दरअसल भक्ति है, लेकिन जो सोच रहे हैं वो वाला भक्ति नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये देशभक्ति तो कतई नहीं है। न देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, न देश प्रेम है, न राष्ट्र प्रेम है, न इसका इससे कोई लेना देना है। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे एक चीज़ है कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है। अभी वहाँ उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आपसे वादा करता हूँ कि इसी सप्ताह देशभक्ति क्या है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देशभक्ति, देशद्रोह, देश प्रेम, ये सारे शब्द लोगों के जनमानस में है, शब्दकोश में भी यह शब्द एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने इस शब्द को ज़्यादा एड्रेस नहीं किया। इसी के कारण देशभक्ति के नाम पे, देश प्रेम के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता रहा है। खैर, फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। आप कल या परसों नए वीडियो का वेट कर लीजिएगा और ज़रूर देखिएगा कि देशभक्ति क्या है।
तो यहाँ पे फिर भी मैं कहना चाहूँगा देशभक्ति पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जिसमें कि प्रमुख है गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, भगत सिंह, और भी कई लोगों ने लिखा है, आप उनको पढ़िए। फिर आते हैं देशभक्ति पे, इनकी जो है भक्ति पे। तो मीडिया समूह, एक जो विशेष मीडिया समूह जो दिखा रहा है, दरअसल वैसा है नहीं। जो आपको दिखाया जा रहा है दरअसल वैसा नहीं है, और जो उन मीडिया के बारे में दूसरे लोग कह रहे हैं वैसा भी नहीं है। मैं अब साफ साफ कह दूं कि जो मीडिया हाउस जो कर रही है वो मोदी भक्ति तो कतई नहीं है, मोदी भक्ति नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोदी भक्ति नहीं है। अब आप कहेंगे कि मीडिया तो दिखा रहा है खुद को कि मैं मोदी भक्त हूँ, साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि मीडिया मोदी भक्त है। मैं उस पर आऊँगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये भाजपा भक्त हैं? मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि ये भाजपा भक्त भी नहीं है, लेकिन ये जो मीडिया है खुद को भाजपा भक्त दिखाने की कोशिश करती है, और दूसरे जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं वह भी कहते हैं कि ये भाजपा भक्त है। देखिए, ये दिखाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है, ना तो ये मोदी भक्त है ना भाजपा भक्त है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि आज मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, कल नहीं रहेंगे। उसके दो वजह हैं, एक तो कि डेमोक्रेसी है, और दूसरा कि ताउम्र भी अगर वो प्रधानमंत्री चुने जाते रहे तो हर व्यक्ति की उम्र है, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। कोई किसी को कामना नहीं करता है कि आप मर जाइए, दीर्घायु हो। ये मैं भी प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति के तौर पे कामना करता हूँ दीर्घायु हो, लेकिन कोई अमर तो नहीं हो सकता है। खैर, तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री, कल नहीं रहेंगे, और इससे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बल्कि नहीं भी थे। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज ही न रहे। एक समय था जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज नहीं थी। तो क्या ये भक्ति नहीं हो रहा था? या जब भाजपा नहीं रहेगी, मोदी नहीं रहेगा, ऐसा कल्पना कीजिए, तो क्या ये भक्ति नहीं रहेगी? रहेगी। अब सवाल उठता है, तो ये भक्ति किसकी है? राजदीप सरदेसाई ने एक बार ट्वीट किया था, आप इंटरनेट खोज लीजिएगा, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। टू सारस्वत बिकम कैबिनेट मिनिस्टर, प्राउड टू बी अ सारस्वत। इसका हिंदी में मतलब हुआ, 2 सारस्वत केंद्रीय मंत्री बने हैं और मुझे सारस्वत होने पे गर्व है। अब ये सारस्वत का मतलब क्या होता है इंटरनेट पे खोज लीजिएगा, मिल जाएगा, कुछ थोड़ा मेहनत भी कर लीजिए। हाँ, तो मैं क्या था, किस पे था कि ये मीडिया की न मोदी भक्ति है न भाजपा भक्ति है। तो भक्ति है किसकी? और एक पार्टी के रूप में, जैसा कि मैंने कहा, कभी पार्टी रहती है कभी नहीं रहती है। सवाल ये है कि ये तब भी एलिमेंट थे। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो चीज़ें जल्दी से लोगों को पता चल जाती है। दूसरा क्या है कि आज सोशल मीडिया भी है, तो हर चीज़ का काउंटर भी तुरंत अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता हो। आज की तारीख में जो मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास ही फ़ोन है, स्मार्टफोन है। अगर उनके पास नहीं है तो किसी उनके साथी के पास है, और चीज़ें साझा होती रहती है। वो लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, और कम से कम आज की तारीख में एकांगी बातें तो आप टीवी के द्वारा समाज में नहीं ले जा सकते, चाहे आप एक साथ सारे टीवी चैनल पर कब्जा ही क्यों ना कर ले। जब तक सोशल मीडिया है, एकांगी विचार इस देश में या दुनिया के किसी हिस्से में प्रसारित करना संभव नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो पहले जब इनकी सत्ता नहीं थी तो भेष बदल करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों में उन्हीं के कहने के हमारे वोट जीत करके आप सरकार बनाए हो जी, आप सरकार बनाओ क्योंकि हमारे वोट था। अरे तुम्हारा 2-3% वोट है, तुम सबके सब भी किसी को वोट कर दोगे, तब भी ना किसी का जीतना ना किसी का हारना है। फिर भी जो भी पार्टियां जीतती रही वो उस पर दावा जताते रहे कि हमारे वोट से आप चुनाव जीते हैं, और वो काफ़ी करीबी होते गए, अपनी अपनी वजहों से कहा जाता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये भेष बदल करके शक्तिशाली हो रहे थे, और जब ये इनकी सत्ता है तो ये खुलकर सामने आ गए हैं। कल जब इनकी सत्ता नहीं रहेगी तो फिर से भेष बदल के हमारे आपके बीच वो अपनी शक्ति बढ़ाने में लग जाएंगे। यह याद दिलाना जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आज जो आप देख रहे हैं, जो भक्ति वाली बात जो देख रहे हैं, वो आज दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, विजिबल नहीं था। यह याद दिलाना जरूरी है कि जब जवाहरलाल नेहरू
देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस देश की पूरी नौकरशाही और अदालत ने अपनी जातियों को भर दिया था। अगर आप देखेंगे नेहरू के पहले जो अदालतें और जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर जातीय पहचान के हिसाब से संख्या थी तो वह कायस्थों की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर से, उत्तराखंड से, जगह जगह से अपनी स्वजातियों को बुला करके राजनीतिक सत्ता दी। उदाहरण के लिए राज्यपाल बनाया, दूत बनाया और ही बहुत सारे जो पोस्ट थे जो नॉन पॉलिटिकल होते हैं लेकिन पॉलिटिकल जो सत्ता है वो उसको फिल अप करती है, उससे उन्होंने भर दिया। नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पर रखा और अदालतों से भर दिया। आज अदालत और नौकरशाही में किसकी चल रही है, किस जाति की चल रही है, आप सबसे छिपा नहीं है। इसलिए मैं कह दूं कि ये मोदी भक्ति नहीं है, ये भाजपा की भक्ति भी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि भक्ति है किसकी? मैंने तो जवाहरलाल नेहरू का ही बता दिया। हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी की मैं तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने कोशिश की थी कि जो दूसरे जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो भी आगे आए। कई चीफ मिनिस्टर उनके टाइम में बने। उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म के भी काम किए। इसलिए मैं इंदिरा गांधी को इससे अलग रख रहा हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू के जो पॉलिसीज़ थे उससे इंदिरा गांधी को अलग रख रहा हूँ, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि ये है क्या? दरअसल ये सारा जो प्रपंच है ये हाँ, क्योंकि ये जो सारा है वो आर्य नस्ल नीति है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ये जो सारा आप जो मोदी भक्ति और भाजपा भक्ति जो देख रहे हैं, दरअसल मोदी भक्ति भाजपा भक्ति नहीं है, ये इससे ऊपर की चीज़ है। इसको समझना पड़ेगा। इसको समझना बहुत आसान भी नहीं है। इसके लिए कुछ 2 आँखें की जरूरत नहीं होती है, और भी आंखों की जरूरत होती है, इंसाइट की जरूरत होती है। ये आर्य नस्ल नीति है। ये सारा प्रपंच जो हो रहा है वो आर्य अधिनायकतावाद को बचाए रखने का प्रपंच है, उसको बनाए रखने का प्रपंच है। पहला तो कि स्टैब्लिश हो जाए, स्टैब्लिश है तो बचा रहे, और अगर कहीं स्टैब्लिश नहीं है तो उसको हम स्टैब्लिश करें। और ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है राष्ट्रवाद के नाम पे। ये उस राष्ट्रवाद के नाम पे हो रहा है जहाँ की आर्य नस्लीय के अलावा किसी और की कोई जगह नहीं है। मानो ये देश सदा सर्वदा के लिए उनका था, उनका है और उनका ही रहेगा, बाकी इसमें किसी और जगह नहीं है। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, हो सकता है आज भाजपा सरकार में न रहे, सरकार कल किसी और की हो जाएगी, कांग्रेस की हो जाएगी, लेकिन ये वहीं रहेगा। चीज़ें ज़्यादा करीने ढंग से किए जाने लगेगी तो आपको दिखेगा भी नहीं। मतलब मैंने क्या कहा, जब सत्ता में नहीं होंगे तो अपने आप को एम्पावर करेंगे हमारे आपके बीच रह करके, और जब सत्ता में आ जाएंगे तो आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है। तो ये सारा प्रपंच जो हो रहा है वो कि आर्य नस्लीय जो है कैसे सत्ता में काबिज रहें, और इसके लिए जो बाकी आपको दिख रहा है मोदी भक्ति और भाजपा भक्ति, ये भक्ति कुछ नहीं है, ये पैकेजिंग है, ये पैकेज है। अब पैक के ऊपर आपने देख लिया, अच्छा ये मोदी भक्ति है तो ठीक है जी, मोदी का विरोध करो। अरे मोदी आज है कल मोदी नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? आज भाजपा कल भाजपा नहीं रहेगा, कल कोई कह देगा, मोहन भागवत जी कह देंगे कि आज भाजपा डिसॉल्व हो गई, एक नई पार्टी बन गई, तब क्या करोगे? सारा एनर्जी तो आपने भाजपा विरोध में लगा दिया। अब कहेगा भाई भाजपा तो है ही नहीं, तब क्या करोगे? तब एक नई पार्टी का विरोध करोगे। दरअसल कोई पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जो मैंने कहा आर्य नस्लीय, उसके अधिनायकतावाद को कायम रखना, उसको बनाना और उसको बढ़ाना, ये सारा प्रपंच है। तो हमें जो पैकेजिंग है उस पर नहीं देखना, पैक के अंदर क्या है, पैक के अंदर ये है। और बाहर से जो पैकेजिंग हो रही है, मोदी भक्ति जो दिख रहा है या भाजपा भक्ति दिख रहा है, वो दिख रहा है लोगों में भ्रम फैलाने के लिए। और अगर इससे भी बात नहीं बन रही है तो आप पाकिस्तानी एजेंट है, आप देशद्रोही है, तो आप पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं। और आजकल जो नया धंधा चल पड़ा है कि आप चीन के एजेंट है, चीन से पैसा ले रहे हैं और आप देशद्रोही हैं। जी डी बक्सी ने क्या कहा वो आपने सुना ही होगा, मैंने वीडियो को शुरू में ही चलाया था। बल्कि इसका मुझे नुकसान भी है, हो सकता है यूट्यूब, हो सकता है क्या बल्कि होगा ही, यूट्यूब इसके रेवेन्यू नहीं देगा, हो सकता है ऐड कम चले ना चले, या फिर इस वीडियो को हटा दे, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी भी गाली गलौज ना हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो यूट्यूब उस वीडियो को डाउन करता है, चैनल को डाउन करता है जहाँ पे सरकार के विरोध में कुछ कही गई हो, गाली गलौज का एक बहाना होता है। अदरवाइज आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, तमाम सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मेरा यूट्यूब पिछले 2 साल में मुझे लगता है 6 महीना ही चलता रहा, बाकी बंद ही होता रहा। यूट्यूब ने बंद कर दिया, लोगों ने कंप्लेन किया, इसके कारण आप भी कर सकते हो कंप्लेन।
जो दिख रहे हैं असहमत है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये भ्रम फैलाने के लिए जैक डेरिडा जो कि एक सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था रीड बिटवीन द लाइन, अर्थात दो पंक्तियों के बीच को पढ़िए। अब आप कहेंगे दो पंक्ति है, एक पंक्ति ऊपर है, दूसरी पंक्ति नीचे है, अब इसके बीच में क्या, बीच में तो गैप है। नो, यू हैव टू रीड दैट। अगर आप रीड बिटवीन द लाइन, अगर आप पंक्तियों के बीच में पढ़ गए जो कि इनविजिबल है, जो कि लिखा नहीं गया है, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आप उसे मत समझने की कोशिश कीजिए, हालांकि समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो कि आपको दिख रहा है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो लिखा गया है। महत्वपूर्ण वह है जो आपको दिख नहीं रहा है, महत्वपूर्ण वह है जो लिखा नहीं गया है। इसके लिए एक दूसरी दृष्टि की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको जो यह सभी समझा रहा था कि ये जो भक्ति है कैसे आर नस्लीय अधिनायकतावाद का ये सारा प्रपंच है, उसको समझने के लिए आपको भारत, नेपाल, चीन के संबंध को समझने की ज़रूरत होगी। इस पे एच.एल. दुसाध जी ने एक मीटिंग करवाया था, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, शायद कोई पासवान जी थे। वो नेपाल के बहुत बड़े नेता थे, बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बने, और मैं उनसे मिला भी था दिल्ली जब 2 बार आए थे। एच.एल. दुसाध जी ने ही उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था, मैं 2 बार उनसे मिला भी था। और इसी बीच जो अभी आपने देखा होगा कि नेपाल जो है चाइना के साथ चला गया है, भारत को कुछ झड़प में कुछ लोग को गोली मार दी है, और एक जो भारतीय भूभाग है उसको क्लेम भी कर रहा है। इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, नेपाल को समझना पड़ेगा। जब आप नेपाल समझेंगे तो भारत आसानी से समझ में आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ लगता है कि हम तो जानते ही हैं जी, ये तो हम जानते ही हैं, हाँ हम समझ में आ रहा है। कुछ प्रेजुडिस भी हमारे अंदर हो जाते हैं, और चीज़ों को अगर कुछ समझना हो, अगर विपरीत हो, तो हमें लगता है कि नहीं मैं जो समझ रहा हूँ वही सही है। तो मैं नेपाल के बारे में एक अगले वीडियो में, आई थिंक कल या परसों, मैं इसे समझाऊंगा कि नेपाल के दृष्टि से आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में जो भक्त मीडिया है उनका असली मकसद क्या है नेपाल के पर्सपेक्टिव से। तो नेपाल के बारे में 2 वीडियो होगा। एक वीडियो जो कि एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, जो कि भारत और नेपाल के संबंध आखिर खटास क्यों आया, और दूसरा कास्ट पर्सपेक्टिव से, जो कि नेपाल के अंदर जो कास्ट कैसे ऑपरेट कर रहा और भारत के अंदर कैसे कास्ट ऑपरेट कर रहा, और दोनों जो है कैसे मिल करके जो भारत के जो वंचित समुदाय है और नेपाल के वंचित समुदाय है उनको कैसे दबाने की कोशिश इन लोगों ने की है। आई एम नॉट सेइंग कि कर रहे हैं, करेंगे, करते हैं, ऐसा नहीं, इन्होंने किया है, कर रहे हैं। आज के विषय के समझने के लिए ठीक है नेपाल का वीडियो आ जाएगा। और राष्ट्रवाद पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, लेकिन इसके मैं फिर से वादा कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद क्या है इस पर एक नया वीडियो पूरा बनाऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का इतिहास देख लीजिए। इस राष्ट्रवाद से किसी भी देश का आज तक भला नहीं हुआ है। पूरे यूरोपियन हिस्ट्री को देख लीजिए विशेष करके, और अफ्रीका में भी कुछ राष्ट्रवाद हुए हैं, वहाँ पे लड़मड़ कट रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो राष्ट्रवाद से किसी भी राष्ट्र का आज तक भला नहीं हुआ है, बल्कि राष्ट्रवाद जो सत्ता में बैठे लोग और जो सत्ता में जो समाज बैठा हुआ है, समाज और लोग में अंतर होता है। भारत के पर्सपेक्टिव में जाति है, दूसरे पर्सपेक्टिव में और भी जो लोग हैं वो भ्रम करने के लिए, धोखा देने के लिए और राष्ट्रवाद के नशे में जनता धुत रहे, इसके लिए राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये राष्ट्रवाद जो है, ये राष्ट्रवाद का नशा इसलिए लोगों को पिलाया जाता है ताकि लोग सरकार से सवाल न करें, लोग सरकार से सवाल करने में डरे, और अगर कोई सवाल करता है तो आसानी से सार्वजनिक तौर पर उसको देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी करार दिया जा सके। और ऐसा हो रहा है, भारत में हो रहा है और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हो चुका है। इसके साथ ही मैं इसे समाप्त करना चाहूँगा और एक अपील भी करना चाहूँगा। जस्ट अपील करना चाहूँगा कि वीडियो पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें, अच्छा लगे तो प्यार जताएं, वीडियो को लाइक करें, दिल का बटन दबाएं, और ख़राब लगे तो अनलाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। लेकिन कृपया आप लिखें भी, 2 शब्द ही लिखें, लंबा भी लिखें कि आपको वीडियो क्यों अच्छा लगा या क्यों ख़राब लगा, और इस मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ, और बेहतर आप क्या चाहते हैं। साथ ही वीडियो को
अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और जिनसे आपको लगाव है उनके साथ साझा भी करें, लेकिन प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इस कड़ी में दूसरे वीडियो भी 2-3 दिन बनेगा। वो वीडियो होगा पहला कि नेपाल के पर्सपेक्टिव से हम भारत की जो जातिवाद है उसको कैसे समझें और कैसे जो मीडिया का जो गोदी मीडिया जो हमें जो मोदी भक्त और भाजपा भक्त दिखता है, दरअसल मोदी भक्त या भाजपा भक्त नहीं बल्कि सारा प्रपंच जो इनका है आर्य नस्लीय अधिनायकतावाद को बढ़ाने का, कायम रखने का एक तरीका मात्र है। और जो अगला वीडियो होगा वो नेपाल के बारे में होगा, जाहिर सी बात है, और उसके बाद राष्ट्रवाद क्या है।